जून तक हम लोग पढ़े हैं, जुलाई का देखते हैं करंट अफेयर्स, पॉलिटी का ही, और पॉसिबली सैटरडे को आपका टेस्ट भी है करंट अफेयर्स का, देख लीजिएगा। पॉसिबली शेड्यूल होगा, आएगा, पॉसिबली, आई एम जस्ट टेलिंग यू। इस सैटरडे नहीं तो अगले तो आएगा ही करंट अफेयर्स का, जो पढ़े हैं उसका, ठीक है। आएगा आएगा, सबर। हाँ, और जुलाई के अंदर हम लोग आर्टिकल्स जो देखने वाले हैं, जल्दी से बैठ जाइए। हाँ, पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एसआईआर के बारे में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। हम इसको बिहार के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, ऑल्दो हम समझेंगे कि एसआईआर होता क्या है, कौन अथॉरिटी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पावर्स है, उसका क्या इफेक्ट होता है, क्यों ये जरूरी है करना, और इसमें क्या चैलेंजेस हैं, और अभी रिसेंटली एसआईआर को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। द फर्स्ट आर्टिकल वुड बी द एसआईआर, ओके। सेकंड आर्टिकल वुड बी द एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन रिसेंटली न्यूज में इसलिए है बिकॉज एनएमसी के चेयरमैन ने रिजाइन किया है हेल्थ ग्राउंड्स पे, और एक न्यू चेयरमैन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। एनएमसी क्या होता है? नेशनल मेडिकल कमीशन। प्रीवियसली एक बॉडी हुआ करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत सारी इनफिशियंसीज थी, क्योंकि वो 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई थी, है ना। और इंडिया के अंदर चाहे वो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन हो, या फिर इंडिया के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका जो रेगुलेशन या उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना या उनके लाइसेंस को रद्द करना, पीरियडिकली उनको रिव्यू करना, उनकी रेटिंग देना और उनका एक्रीडेशन करना, ये जो सारे काम हैं, और इंडिया के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनको एलोपैथी प्रैक्टिस अलाउ करना है, और उनकी पूरी की पूरी एक रजिस्ट्रेशन का एक लिस्ट कि कौन से डॉक्टर अलाउड है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी जो लिस्ट मेंटेन करने का काम होता है, वो प्रीवियसली करता था नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रीवियसली। बट 2019 में पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास किया और मेडिकल काउंसिल को रिप्लेस करके उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन लेकर आ गए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव बॉडी है, और जो प्रीवियस बॉडीज के अंदर जो लैक्यूना और जो कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे, उनको इन्होंने दूर करने का क्या किया, प्रयास किया है। तो हम एनएमसी का कंपोजिशन पढ़ेंगे और किस तरीके से एनएमसी जो है वो कंटेम्प्रेरीली इंडिया में मेडिकल एजुकेशन एज वेल एज जो डॉक्टर्स के रेगुलेशन को इम्पैक्ट करता है, सर। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। The third article would be the appointment and transfer of the judges. We are not going to discuss this article because this was already discussed by us. Okay, how the judges are transferred and how judges are appointed. The collegium system we have already discussed in the detail. So this we will just take a glimpse of it. The fourth article would be the Unique Identification Authority of India. That is UIDIA. That is Unique Identification Authority of India. UIDAI, sorry. So this authority is responsible for the Aadhaar card administration in India. Okay. So this body is a statutory body, sir, under the Aadhaar Act. Previously, this body, initially this body was established under the UPA2 government in 2009. Okay. So UIDAI or Aadhaar Authority has been established under it was just a general body under a ministry. It was not a statutory body in the beginning. In 2009, this body has been established. And I think in 2011, the Aadhaar card came into picture. It was in the UPA2 government, Congress government at that time. And
After the 2014, when the BJP or the NDA came into power, they passed a new act in 2016, that is Aadhaar Act. And after this UIDAI became the statutory body. Currently it's not a constitutional body, it's a statutory body which is responsible for looking into the administration of the Aadhaar card in India. That is a unique identity. So enrollment of people into the Aadhaar system, enrollment of children's, as well as the data which they collect to protect that data, all these things have been done by this authority. It's a powerful body. Okay. The fifth article would be the Enforcement Directorate, ED. Nowadays, very much in news for good as well as bad reasons. Okay. Enforcement Directorate is a kind of financial, not the watchdog actually, but the financial crimes in India. Whenever there are financial crimes in India, especially associated with the money laundering, okay, as well as the foreign exchange regulation, or sometimes of other corruption act associated with the financial system of India. These particular acts have been enforced by or looked after by the Enforcement Directorate. Fugitive Economic Offender Act will also be looked by this. Enforcement Directorate is neither a constitutional body nor a statutory body. Okay, it is not written in any act and not been made under any act. Okay, it's just attached office under the Ministry of Finance, Department of Revenue. Okay, but this is very powerful body. It draws its power from three major acts: the Prevention of Money Laundering Act, the FERA Act, Foreign Exchange Regulation Act 1999, and the other act is the Fugitive Economic Offender Act 2018. So there are few acts under which the Enforcement Directorate draw its power. Okay, but it draws its power. Okay, it is not made under these acts. Keep this in mind. Okay, that's why it is neither statutory nor constitutional, but it's very powerful body because especially under the Prevention of Money Laundering Act 2002, it gives a vast power. So we'll discuss about it. Okay, recently ED is in news because of some unpopular reasons. The reason is the ED has been misused by the executive for the political vendetta, just targeting the opposition minister or opposition supporter. Okay, because there are some extraordinary power attached under the PMLA Act, so there is a high possibility that ED can be misused. Okay, we'll discuss about that, how ED can be misused. Okay, and it might shrink the democratic space in the country, because if you will try to terrorize or try to torture the people by using this enforcement agency, in that case scenario, there is a possibility that some dissenter might not raise their voice against the government, just because they might find that they are also in trouble and ED is behind them. So ED is recently being misused by the government, and that's why Supreme Court asked ED not to misuse its power, because somewhere serious financial crime need to be investigated in very objective manner rather than using or terrorizing the opposition or the dissenting voices. Okay, so that's why the Enforcement Directorate. This would be the fifth article we'll discuss. This is sixth article, National Sports Policy 2025. This is particularly very important article from mains point of view. The sports scenario in India is very worrisome sports scenario. Okay, except cricket. In cricket, India is one of the prominent, power in cricket. But when we talk about rest of the sports, when we talk about Olympics, okay, how many medals India had in Olympic overall history, like 125 plus years of history of Olympics. Okay, अभी तक भारत कितने मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर? टोटल मेडल टोटल 125 साल में, ठीक है, सिर्फ 36 मेडल जीता है, ओनली 36। 125 साल से ज्यादा के ओलंपिक के इतिहास में भारत सिर्फ 36 मेडल जीता है। वो जो 36 मेडल है उसमें से 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है सर, दैट्स इट, ठीक है। यानी हम अभी उस क्लास में बात भी कर रहे थे बिकॉज हम वो टॉपिक ही पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग अबाउट द ओलंपिक्स एंड इंडियाज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, तो हम पढ़ ही रहे थे उस टॉपिक के बारे में, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस।
सिर्फ 36 मेडल, जो कि चाइना तो एक ओलंपिक में 36 सिर्फ गोल्ड ही जीत जाता है। इंडिया 125 साल के इतिहास में टोटल ही 36 मेडल जीता है, और उसमें से भी 8 जो गोल्ड मेडल आ रहे हैं वो हॉकी से आ रहे हैं, है ना। और जो 2 मेडल आ रहे हैं गोल्ड इंडिविजुअल, सिर्फ 2 ही लोग जीते हैं अभी तक। रिसेंटली 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा इन द जेवलिन थ्रो, एंड 2008 बीजिंग ओलंपिक that was Abhinav Bindra in the shooting. Only 2 individuals won the gold medal, nothing else. Very worrisome situation of sports in India, right from the sports infrastructure to the culture of sports. Okay, also the training facilities, the the hierarchy, and the coachings and everything is the worrisome. Okay, so we must work on it. We must work on it. 36 medals is very worrisome situation in 125 years. Okay, not even as a gold medal is like, hockey gave us 8 gold medals, and the last gold medal from hockey came in 1980. Okay, it was almost 46 years back. And recently in 2020 Tokyo Olympic, India won the bronze in the hockey. Okay, so now the hockey is coming into prominence again. Okay, they are doing good, but still a lot of need to be done. That's why the government came up with the national sports policy, that in which direction our sport should go, and how multidimensional approach is supposed to be inculcated, so that we can bring so much people, more and more people into the arena, and make a culture of sport, so that it's not only about just getting medal in the Olympics. When countries have the culture of sports, somewhere their health infrastructure do not get overburdened, because the preventive care is part of the sports altogether. When people are actively engaged in the physical activities, okay, when people are actively engaged in the mental endurance, they are less likely to go to the hospitals. Okay, they are more healthy. So there should be some kind of culture among the people, so that preventive care is possible with the physical exercise. Sports somewhere gives you a sense of entertainment, as well as gives you some sort of exercise and health benefits. That's why sports culture need to be part of it. Okay, so it has multiple benefits. Okay, getting or winning medals in the Olympics is one part. Making it a culture, because there are so many countries in the world which have a very strong sports culture. Like China have the sports culture, Australia have the sports culture. And it's not only about having physical strength, it's also about the mental endurance. A player must have a right attitude. There is a psychology behind winning mindset. There is a mindset, winning mindset. Okay, when you look at the people who are coming from Australia or sports culture of Australia, you will see like their players have a very enduring mindset. Okay, अगर आप क्रिकेट भी देखोगे तो आप पाओगे कि ऑस्ट्रेलिया लास्ट तक, अंत तक जो लड़ती रहती है ना, दैट्स ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, मतलब आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, ऑलमोस्ट एलिमिनेशन के स्टेज पे था ऑस्ट्रेलिया. एलिमिनेशन मतलब कि वो अगर अफगानिस्तान वाला मैच देखा, 90 रन पे 7 विकेट हो गए, और 283 का टारगेट है ना, करीब इतना ही टारगेट था. 90 रन पे 7 विकेट, है ना. वर्ल्ड की कोई भी टीम होती ना उस स्टेज से, शायद इंडिया भी होता तो उस स्टेज से असंभव जीत पाना. द सिंगल प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल, 200 ही स्कोर 200 इंजर्ड तरीके से, मतलब. और इंजर्ड का वो था कि उसको दौड़ना नहीं है, वो खड़े खड़े छक्के ही मारेगा वो, है ना. 11-12 छक्के मार दिए उसने और जीत गया ऑस्ट्रेलिया. एंड अल्टीमेटली फाइनल्स में आके इंडिया को हराया, जबकि फर्स्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया हारा था, इंडिया से हारा, और पूरे टूर्नामेंट में इंडिया 12-13 मैच एक भी नहीं हारा. फाइनल जाके आप हार गए, है ना. और ऑस्ट्रेलिया पूरे टूर्नामेंट में शायद 4 से 5 मैच हारा था, बट स्टिल फाइनल तो क्या हो गया, जीत गए. तो ये एक ना माइंडसेट होता है. और ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कल्चर है वैसा, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन का माइंड कैसे काम करता है. ठीक है, वो भी होना चाहिए कल्चर में. तो विनिंग माइंडसेट जो होता है वो कल्चर से आता है. वो आप उसे एटमॉस्फेयर में रखोगे उस प्लेयर को तो आएगा. आपके कोचेस जो होते हैं वो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे, उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा मिलेगा कि वो उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रबल में नहीं है.
इंडिया के स्पोर्ट्स का कल्चर तो ऐसा है कि आप पॉलिटिक्स में ही उलझ जाओगे। वहाँ पे मेरिट बेस्ड डिसीजन से कम हो रहा है कि जुगाड़ ज़्यादा चल रहा है ना। तो अच्छे प्लेयर्स नहीं आ पाते, रादर देन की पॉलिटिकल जुगाड़ से कम अच्छे प्लेयर्स हैं जो आगे बढ़ जा रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है ना। तो ये सब पॉलिटिक्स से बाहर निकाल के एक्सपर्टीज जब आप क्रिएट करोगे विद वो कल्चर, फिजिकली भी आपको उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, है ना। बेटर हॉस्टल्स देने पड़ेंगे, बेटर उनको स्टेडियम्स देने पड़ेंगे, बेटर उसको हायर स्टैंडर्ड लेवल की कोचिंग देनी पड़ेगी, है ना। देन यू कैन एक्सपेक्ट देम कि भैया वो लोग मेडल लाएंगे। अब प्राइमरी लेवल से आप स्कूल्स में स्पोर्ट्स करवा ही नहीं रहे हो सर, है ना। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स का कल्चर है क्या? पढ़ाई का कल्चर नहीं, स्पोर्ट्स का कहाँ से आएगा, है ना। दिक्कत तो यही है। पढ़ा तो रहे हैं, वो टीचर बेचारा एक है, 5वीं तक की क्लास है, वो सब वही कर रहा है, मिड डे मील का काम वही कर रहा है, SIR में आपका काम वही कर रहा है, BLO वही है, स्कूल कोई और ही चला रहा है, स्कूल खाली पड़ा है ना। 5वीं क्लास का जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, जो कि 2-3 बार फेल हो चुका होता है और बड़ा दिखता होता है, वो स्कूल चला रहा होता है, क्योंकि मास्टर साहब को BLO बना दिया, दूसरे काम में जाना है। एक ही टीचर है ना, कहाँ से स्कूल में पढ़ाई होगी? नहीं होगी। स्पोर्ट्स होगा? नहीं होगा। बच्चे बस हाई जंप करना सीख जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो सड़क से नहीं आते हैं, वो जंप करके आते हैं दीवार को। तो जस्ट हाई जंप दे आर वेरी गुड, एंड समटाइम्स लॉन्ग जंप ऑल्सो, बिकॉज सड़क टूटी हुई है तो पानी भरा हुआ है, तो लॉन्ग जंप भी सीख जाते हैं। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप वो इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको स्पेशली सिखाया नहीं जा रहा है, वो इसी से सीख जा रहे हैं। तो आपको ऐसा कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। जो फेडरेशंस हैं उनको इंटीग्रल तरीके से देख के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओवरहोलिंग करनी पड़ेगी। सारी की सारी फेडरेशंस जो SAI के अंडर काम कर रही है, उन सब के अंदर भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल की आपको क्या लेनी पड़ेगी सर? कोचिंग के साथ आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा स्पोर्ट्स के साथ, है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है तो आप डिप्लोमेसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक वाली बातें मत रख के स्पोर्ट्स को भी रखो सर। क्या स्पोर्ट्स में भी कोलैबोरेशन हो कि इंडिया के स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो हैं वो कहाँ जाए सर? एक्सचेंज प्रोग्राम में ट्रेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं सर, है ना, ब्रिटेन जा रहे हैं सर। तो बेटर जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और आप एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो खर्च करेंगे, बिकॉज ये सिर्फ ओलंपिक के मेडल की बात नहीं है, बताए ना, कल्चर की बात है। वो क्रिएट किया जा सकता है, दैट्स इजी टू, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट। इंडिया में दिक्कत ये है कि करप्शन हर स्टेज पे बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट है। अब जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उस हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन हॉकी प्लेयर होना चाहिए या फिर कोई पॉलिटिशियन होना चाहिए? बेसिक सी बात है ना। हॉकी इंडिया का चेयरपर्सन कौन होना चाहिए? हॉकी प्लेयर होना चाहिए। वहां पे पॉलिटिशियन की जरूरत क्यों है ना। उसी तरीके से अगर BCCI की बात कर रहे हो, चलो BCCI की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ऑल टुगेदर बहुत पैसे वाली बॉडी है ना, वो कॉर्पोरेट मॉडल पे चल रही है। जब हॉकी इंडिया की बात करें, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो वहां पे उनके जो चेयरपर्सन है, वहां पे पॉलिटिशियन क्यों है? वो पोजीशन जब तक आप उन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन क्या है, वो पूरा का पूरा बोर्ड ही वैसा होना कि उसमें पॉलिटिशियन की जगह नहीं है ना, तो वो बेटर क्या कर पाएंगे, चीजें कर पाएंगे। बट जो अन्य इधर उधर से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कुछ नहीं मिल पाता, उनको वो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी फेडरेशंस का चीफ बना देती है कि भाई आप रेसलिंग फेडरेशन के चीफ बन जाओ, आप हॉकी फेडरेशन के बन जाओ, है ना। किसी को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का बना दिया, है ना। अभी आपने कुछ दिनों पहले घटना देखी होगी हरियाणा की, कि बास्केटबॉल खेलते खेलते एक बॉय जो है, वो हाइट वाले होते हैं जो बॉयज खेलते हैं बास्केटबॉल, बॉल को पकड़ के ना, जो बास्केट होता है ना, उस बास्केट को पकड़ लिया उसने, हाइट पे था, और वो पूरा का पूरा पोल जो है वो उसके ऊपर गिर गया। आपने देखा होगा, हरियाणा की ये घटना थी, वहीं पे उसकी डेथ हो गई उसी जगह। उसका CCTV फुटेज भी है, वीडियो भी था इसका, बहुत बवाल इस तरीके का इंफ्रा। और वो प्लेयर था भैया, वो हरियाणा स्टेट टीम का प्लेयर था, मतलब कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। माना कि बास्केटबॉल को इंडिया में रेस्पेक्ट नहीं है, स्टिल अगर कोई स्टेट टीम का प्लेयर है और उसके साथ इस तरीके की घटना हो जा रही, तो दिस इज द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव। मतलब आप एक इतना कमजोर वो बना हुआ था कि एक खिलाड़ी के लटकने से वो टूट गया। तो करप्शन था इसके अंदर, था ना करप्शन। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पॉलिटिशियन के अंदर मॉरलिटी की कमी है, और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे करप्शन है सर। करप्शन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और ड्यूअलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, मैंने आज ही ये फोटो खींचा है। ठीक है, मैं शायद आपको दिखाने के लिए ही खींचा वो फोटो, कि भाई आप लोग देखेंगे उस फोटो को। ठीक है, इस फोटो को देख नहीं पाएंगे आप सारे लोग, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊं कि इस फोटो के अंदर क्या ऐसा है जो देखने लायक है।
ठीक है, ये एक फोटो है, ठीक है, ये मैंने आज खींचा, नहीं दिखेगा ऑनलाइन वालों को, तो नहीं ही दिखेगा। आई कैन शो यू बाकी लोगों को कि फोटो को देख के आपको क्या इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, देख के बताओ। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करूंगा इसको, दिख रहा है? देखिए इसके अंदर ना, मैं बताता हूँ आपको क्या लगा हुआ है, वहीं से दिखाता हूँ, ऑनलाइन वाले भी देखेंगे। ये जो फोटो है, ये मेरे घर के पास का ही फोटो है, डीडी नगर के पास का। यहाँ आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह है, इसमें विष्णुदेव साय साहब का फोटो है, और भी फोटो है। और जैसे इधर वाले में जाओगे ना, तो देखो पीछे वाले में ना मोदी साहब का भी फोटो है, मोदी साहब दिख रहे हैं, ठीक है। और नीचे जो वो है मैडम जो अभी मिनिस्टर हैं, लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनका फोटो है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये जो फोटो मैंने खींचा है, ये वाला फोटो, ठीक है, इसके जस्ट पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? नो फ्लेक्स जोन लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो लाइन है ना, जितने भी अभी ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं, ये न्यू लगे हुए हैं, न्यू लगे हुए हैं। और पिछले दिनों में क्या होता था कि यहाँ पे फ्लैक्स लगते थे अंधाधुंध। फ्लैक्स लगने से ये होता था कि फ्लैक्स छोटे नहीं लगते थे, बड़े बड़े लगा रहे हैं, उससे क्या होता था, विजन ब्लॉक होता था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ था। विजन ब्लॉक हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है ना। और इतना ज्यादा वो एक पोल, इतना ज्यादा बड़ा फ्लैक्स लगा दिया आपने, तो रोड ब्लॉक कर रहा है वो आधा आधा। गाड़ियां कभी कभी चलते चलते उस फ्लैक्स से टकरा जाती है, ठीक है, इतना नीचे की तरफ हो रहता है, कोई गाड़ी से टकरा गया है, दिख नहीं रहा है। तो ये तो काफी खतरे का, मतलब सिर्फ ये नहीं कि शहर की ब्यूटी खराब हो रही है, ब्यूटी तो बात की बात है, सिक्योरिटी स्टेक पर है सर, लोगों की लाइफ स्टेक पर है। अब आपने अभी रिसेंट टाइम में नई नगर निगम आई, तो उन्होंने कुछ दिनों से नगर निगम का चुनाव हुआ तो समय हो गया है, पर अभी कुछ दिन पहले, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले उन्होंने नया सारे क्लीन किए और उन्होंने लगाया वहां पे नो फ्लेक्स जोन, ठीक है। तो पूरे जी रोड पे और इधर डीडी नगर वाले रोड पे नो फ्लेक्स जोन के बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। अब नो फ्लेक्स जोन लगा हुआ है तो डेफिनेटली वहां पे फ्लेक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब फ्लेक्स लगाया किसने? ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ ने ही फ्लेक्स लगाया है सर। तो ये तो एग्जीक्यूटिव का काम तो एग्जीक्यूट करना है ना मामलों को। अब एग्जीक्यूटिव खुद अगर कानून तोड़ेगा तो उसका आप पॉलिटिकल कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो दो बात हुई कि नो फ्लेक्स जोन में एक मंत्रालय का ही फ्लेक्स लगा हुआ है, पहला। दूसरा, लगा कहाँ हुआ है देखना, अब इसी फोटो में देखना ना, मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ। महापौर निवास, महापौर मीन्स नगर निगम मेयर, नगर निगम मेयर मीन्स द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नगर निगम, और ये जो पीछे नो फ्लेक्स जोन लिखा हुआ है ना, इस नो फ्लेक्स जोन के नीचे क्या लिखा हुआ है ये देखो, नगर पालिका निगम रायपुर। इट मीन्स नो फ्लेक्स जोन का बोर्ड लगाया है नगर पालिका निगम ने, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ने साइन किया होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव के घर के बाहर ही उस नो फ्लेक्स जोन के सामने फ्लेक्स लगा हुआ है, वो भी गवर्नमेंट का। नाउ व्हाट इज द कल्चर हम कर रहे हैं? पॉइंट ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को खुद को कानून तोड़ना बंद करना पड़ेगा, है ना। अब अगर नगर निगम का जुरिस्डिक्शन है वहां पे, नगर निगम का जुरिस्डिक्शन अलग है, मान लिया कि नगर निगम अलग बॉडी है और मंत्रालय अलग है सर। नगर निगम मंत्रालय अलग अलग बॉडीज है, ठीक है। मंत्रालय छत्तीसगढ़ की सरकार का है, नगर निगम छत्तीसगढ़ सरकार नहीं है। नगर निगम तो रायपुर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर है। तो दोनों जगह पे कौन बैठा हुआ सर? अभी तो एक ही पार्टी के लोग बैठे हैं सर, है ना। तो अब मुझे बताओ, ये इसीलिए ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल फोटो है कि भैया इधर महापौर का घर है, पीछे आदेश लगा हुआ है और सामने ये बोर्ड लगा हुआ है। तो अब जब सरकार के खुद के फ्लैक्स अगर लगेंगे, तोड़ेंगे, तो फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्यों अपना फ्लैक्स नहीं लगाएंगे? तो यू आर ओपनिंग द पेंडोरास बॉक्स फॉर द पीपल कि हाँ तोड़ो सर कानून। और आप ड्यूअलिटी नहीं कर सकते कि कोई और नहीं लगा सकता बट सरकार के लगे रहेंगे, ये तो गलत बात है ना। तो कानून जो जिसका मेन काम है एग्जीक्यूट करना, सबसे पहले वही कानून को तोड़ना क्या करे, बंद करे सर, ठीक है। अब ये जिसने भी लगाए हैं, जो भी लगाए हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको डर नहीं है ना सर, है ना। सरकारी काम कर रहे हैं, रात को लगा के गए, दिन में लगा के गए, कभी भी लगा के गए ना, है ना। और अगर नगर निगम ने इस तरीके का कोई आदेश निकाला है तो डेफिनेटली उसका सर्कुलर जो है वो बाकी अन्य मंत्रालय तक पहुंचा होगा ऐसा किसी न किसी रूप में। तो मंत्रालय अपने फ्लेक्सेस क्यों लगा रहा है नो फ्लेक्स जोन में, ठीक है। और इस पर क्या कार्रवाई नगर निगम करने वाली है, वी डोंट नो, ठीक है, वी डोंट नो। पहली बात तो क्राइम कमिटी नहीं होना चाहिए था इस तरीके का, है ना, होना ही नहीं चाहिए ये चीज। दूसरी चीज, अगर हो रहा है तो इस पर आगे क्या होने वाला है इस पर भी हमको कुछ अभी पता नहीं है सर, ठीक है। आप दिन में निकलते हो, दिन में पूरी की पूरी रोड लाइट्स चालू है सर,
रोड लाइट दिन में चालू रहती है छत्तीसगढ़ की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत है। हाँ, बहुत बार निकलते हैं जी रोड की, दिन में भी लाइट, सारी रोड लाइट जल रही है। अब रोड लाइट जल रही है, आपको पता ही नहीं, आप कहाँ कंप्लेंट करोगे, कहाँ कंप्लेंट करोगे? आप फोन लगाओ सीएसईबी वालों को, ना कोई फोन नहीं उठा रहा है। उसकी कंप्लेंट लाइन पे फोन लगाया कि लाइट जली हुई है, रोड लाइट, सारी रोड लाइट जली हुई है, तो बोलता नहीं ये हमारा काम नहीं है। कोई ग्रह मामले की शिकायत है तो बताओ। बोले इसके लिए कहाँ फोन करे? बोले मुझे नहीं पता। फोन करना कहाँ है कि रोड लाइट जली हुई है, पता ही नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द मासेस। हमारे पास एक क्लियर कमांड नहीं है कि हमें जब अगर कोई समस्या, रोड टूटी हुई है ना, आप कहाँ कंप्लेंट करोगे बताओ? कंप्लेंट करने का जरिया है, अगर आपको कहीं सड़क टूटी हुई मिल रही है, नाली टूटी मिल रही है, डेफिनेटली कोई ना कोई तो होगा जहां जो इसके जुरिसडिक्शन में आता होगा, जिसको कंप्लेंट करनी चाहिए। पर क्या आम आदमी को ये बात बताई जा रही है कि आप कहाँ कंप्लेंट करें? नहीं बताया जा रहा। क्यों नहीं बताया जा रहा? बिकॉज अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना नहीं चाहते। ठीक है, अगर जिस सड़क जो सड़क बनी है, उस सड़क में अगर हर 5 किलोमीटर के बाद या एक जगह बोर्ड लगा दे कि भाई यहां से लेके यहां तक की जो 20 किलोमीटर की सड़क है, इस सड़क को बनाने का कार्य जो है ये इस साल में हुआ है, और इस साल में इस कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, इस क्षेत्र के विधायक ये हैं, इस क्षेत्र में अगर सड़क टूटती है तो जुरिसडिक्शन इस व्यक्ति का आता है, और इस नंबर पे आप कॉल करें। ये लिखा अगर रहे इस 20 किलोमीटर की सड़क पे 5 जगह, तो हर व्यक्ति को पता रहे कि सड़क टूटी है तो कहाँ फोन करना है। हम इतना डिजिटलाइज हो सकते हैं, हम आधार कार्ड ला सकते हैं, हम यूपीआई से 2 सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं। क्या हम हमारी सारे देश की सड़कों को एक पर्टिकुलर ऐप से नहीं जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते ना, कि हमारी सारी सड़कों को एक एप्लीकेशन से जोड़ दो, और उस एप्लीकेशन में आप जहां खड़े उस एप्लीकेशन को खोलो, अपना लोकेशन खोलो, अपनी लोकेशन के बेस पे वो एप्लीकेशन खुद बताएगा कि इसका जुरिसडिक्शन किसके अंडर आ रहा है, आप उसका फोटो खींचो, कंप्लेन करो। हम न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं, पर हम सड़कें ठीक नहीं कर सकते हमारी। नहीं कर सकते? कर सकते, नहीं कर रहे इस मसले, क्योंकि ये सिटीजन सेंट्रिक प्रॉब्लम है, बट हम इस पे जा नहीं रहे। और इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जनता को भी इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। दिल्ली जल निगम का एक गड्ढा खुदा हुआ था 5 मीटर बड़ा, उसके अंदर एक युवा गिर गया और उसकी डेथ हो गई, है ना। किसको क्या फर्क पड़ा देश में? हमको फर्क नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो हमारा भाई नहीं था, इसलिए नहीं पड़ा कि वो हमारा रिलेटिव नहीं था, इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं था। हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा कोई दोस्त, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे भाई, हमारी माँ कोई गिरे उस गड्ढे में और मर जाए। उस दिन हमारे अंदर का क्या जागेगा? जागेगा हमारे अंदर गुस्सा जागेगा? ऐसे नहीं जागेगा। हम वेट करते हैं, और जब जब हम वेट करते हैं ना, तब तक और अपॉर्चुनिटी मिलती है सामने वाले को, क्योंकि सब तो सो ही रहे हैं, सब तो सो ही रहे हैं। बहुत पहले एक फिल्म आई थी क्रांतिवीर, नाना पाटेकर की, आप लोगों ने देखी नहीं देखी आई डोंट नो। नहीं देखी तो आज जाके देखो। वो फिल्म आज से शायद 30 साल पुरानी है, 30 से 35 साल पुरानी, और उस फिल्म की सिग्निफिकेंस आज सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। क्रांतिवीर फिल्म में देखना, जरूर देखना, आप बोर नहीं होंगे उस फिल्म में, क्योंकि वो फिल्म, नाना पाटेकर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, है ना। और उसका एक एक डायलॉग जो है ना, वो आज पूरा रेलिवेंट है, पूरा रेलिवेंट है। और खास तौर पे जो एक मोनोलॉग बहुत फेमस हुआ, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, यस यस, दैट मोनोलॉग इज वेरी पावरफुल, है ना, वेरी पावरफुल। वो बोलता है कि ऊपर वाले ने खुद खुश हुआ होगा, क्या चीज बनाई इंसान, नीचे देखा सब कीड़े मकोड़े बन गए, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्यों जिए पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं। और पॉलिटिक्स है उसके अंदर, फिल्म के अंदर, है ना। क्रांतिवीर बनने की जरूरत है आज के टाइम पे, है ना। कोई बीजेपी के अगेंस्ट नहीं, कोई कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं, हर उस हालात के खिलाफ जो कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले सपने को तोड़ता है, उसके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े मत हो, कांग्रेस के खिलाफ खड़े मत हो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़े मत हो। ये सब तो धुआं है, आसमान थोड़ी है, धुआं है ये सब पार्टीज है। पर अभी ये धुआं ही तय कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, है ना। अब तकलीफ ये है कि हम लोगों के जीवन में खुद इतनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं कि यार, मैं सर बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी है, मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, मैं सीजीपीएससी की तैयारी करूं,
मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, मैं फिर मैं ये सब चीजों पे आंदोलन करता फिरूं? मेरे को नेता थोड़ी बनना है। बात तो यही आती दिमाग में, प्रैक्टिकल तो यही है ना कि आप अभी जाके थोड़ी आंदोलन करने लगोगे यार, नहीं करोगे। ठीक है, एक ना स्टारफिश की कहानी है, आपने सुनी होगी। एक ना समुद्र के अंदर ना तूफान आता है, बहुत सारी स्टारफिश जो होती है ना वो किनारे पे आ जाती है, बहुत सारी, बहुत स्टारफिश। और ये आप सबके लिए बहुत रेलेवेंट स्टोरी है, बिकॉज आपने जिस फील्ड को चुना है उस फील्ड के अंदर आपके साथ ये होने वाला है, और ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। स्टारफिश बहुत सारी किनारे पे आ जाती है, हजारों स्टारफिश। ठीक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति उधर से गुजर रहा होता है, देख रहा होता है पैर में आ रही स्टारफिश, धूप आ रही है, धूप में तो स्टारफिश मर जाएगी सर, नो डाउट मरेगी, है ना, सब मर रही है धीरे धीरे तड़प तड़प के। वो बूढ़ा आदमी अच्छा आदमी है, वो बुरा नहीं है वो, पर वो इतनी सारी चीजों को देख के बोल रहा है यार क्या ही कर लूंगा मैं अकेला। ठीक है, तो वो कुछ नहीं, वो चलता जा रहा है, देख रहा है, तड़प रहे, देख रहा है वो। दूर वो देखता है कि एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा एकदम छोटा है, 4-5 साल का है। वो ना एक एक स्टारफिश जो है ना, जो तड़प रही है, उसको ऐसे पकड़ता है, अंदर जाता है दौड़ के, थोड़ी सी लहरें पार करके, और उसको क्या कर देता है, पानी में डाल देता है। वापस आता है छोटे छोटे पैर से, वापस एक स्टारफिश को पकड़ता है, वापस पानी में डाल देता है। ठीक है, तो बुजुर्ग आदमी आके बोलता है कि, हंसता है वो, एक बार बोलता है क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होने वाला, व्हाट डिफरेंस यू आर मेकिंग। तुम अगर हजारों स्टारफिश में से 5-7-10 को डाल भी दोगे तो क्या डिफरेंस तुम क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो छोटा बच्चा कुछ नहीं बोलता, छोटा बच्चा फिर जाता है, एक स्टारफिश को पकड़ता है, फिर पानी में डालता है, और फिर बुजुर्ग को देख के बोलता है आई हैव क्रिएटेड डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ दैट स्टारफिश। सुना, आप सिविल सर्विसेज में जाने के बाद अगर ऐसा सोचते हो कि सारी की सारी स्टारफिश को उठा के पानी में डाल दोगे, नहीं डाल पाओगे। और अगर इतनी सारी स्टारफिश को प्रॉब्लम में देख के आप अकर्मण्यता में आ जाते हो और कुछ भी नहीं करते, ये एक नकारात्मक एटीट्यूड है, और इस नेगेटिव एटीट्यूड के साथ तो सिविल सर्विसेज में जाना ही नहीं चाहिए। न तो आप सारी की सारी स्टारफिश को ऐसे उठा के पानी में डाल पाओगे, ठीक है, और अगर अकर्मण्यता है तो भी आप वहां उस पद के लिए योग्य नहीं है सर। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस पद पे जाके कितना डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं अपनी क्षमताओं के अनुसार, और ऐसा ही होगा। एक अच्छा सिविल सर्वेंट वही होगा जो उस बच्चे की तरह अपने आसपास की जो समस्याएं जो उसकी कैपेबिलिटी के अंडर आ रही है उसको कंटिन्यू क्या करता रहे, बेहतर बनाता रहे। अगर आप जाने के बाद एक व्यक्ति के परिवार को भी बेहतर बनाते हो ना, आप अपने काम में सही जा रहे हो। ठीक है, आप जिस जिले में हो उस जिले में जितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं और जितनी आपकी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति आप बदलाव कर पा रहे हो, बेहतर बना पा रहे हो, आपका काम हो रहा है सर। आप पूरे के पूरे सिस्टम की ओवरहोलिंग एक दिन में नहीं कर पाओगे, बट निश्चित तौर पे जैसे जैसे आप अपने पद में ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपकी पावर भी बढ़ेगी और पावर के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। ठीक है, एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट वन ऑनेस्ट डिसीजन can make a greater impact on society. There are so many people, there are so many cases in the IS history that they made the difference. Armstrong Palm, one of the IS officer in the Manipur, okay, 100+ kilometer road he made without government support, just with the help of community. Okay, when he was posted there, he came to know that government is not responding. He made the report, government is not responding. There is no budget. There's no public outcry. People were suffering, but nobody was, nobody was able to think like that. What should be done? नहीं पता चल रहा था लोगों को. He take the help of community. He take the help of laborers. He said, you are the labor. Your life is going to get impacted. Your children's or your upcoming generation's life is going to get impacted if this road will be made. Okay, road is not only for commutation, no? It is not only for the transportation. There is so much which comes with the road. Road gives you better connectivity, road gives you better education, better health, investment, better economic connectivity. There is so much. Okay, the 100+ kilometer road he made only with the help of community. और अगर कोई इनएक्टिव पर्सन होता तो वो कहता हाँ ये सड़क है, इस सड़क को बनाने में तो 100 किलोमीटर की सड़क तो सरकार पिछले 20 साल से नहीं बना रही, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सरकार को।
आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आप एक रिपोर्ट बनाओगे कि सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्ला 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 ब्ला, दे दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने बोला हाँ ठीक है बट हमारी प्रायोरिटी अलग है, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग आपके पास आ भी गए कि सर सड़क आगे से कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी, उसके हाथ में नहीं था, उसके हाथ में ही था। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, he did it. That's why he is one of the IAS officers who is considered with the highest integrity. Okay, they made the change. There are very few IAS officers which you can count on the fingers who have a very highly जो famous है, they are famous for the right cause. Okay, there are so many IAS officers who are not famous but they are actually working with whole integrity. Okay, they are not making reels, they are not making outcry about whatever they are doing. Okay, but just silently they are building India. There's so many IAS officers, so many. There's so many who are making so much, they are blowing their trumpet that oh I'm doing this, I'm doing this, and actually on the ground they are doing not much. Okay, so you must understand this, that you will not able to change everything at once, but definitely you should always remember the story of this starfish. Okay, so this I am sharing this story with you because this is very important for you people to understand that कि सब नहीं बदलेगा एक बार में। साउथ की मूवी नहीं चल रही है, नहीं है कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही है कि भाई एक हीरो आके सारी चीजों को क्या कर देता है, बदल देता है। इट डजंट वर्क लाइक दिस, इवन इन पॉलिटिक्स इट डजंट वर्क लाइक दिस। ठीक है, पॉलिटिक्स में भी नहीं होता है, नायक मूवी नहीं चल रही कि एक दिन में जाके सब अनिल कपूर बन जाओगे, सबको वो कर दोगे, नहीं, इट टेक्स टाइम, देयर इज सो मच एट द स्टेक। Even dealing with the corrupt people takes time. You cannot deal with the corrupt people in a very radical way. There is so much at stake, so much. Official secrets are at stake, so much. Okay, so you have to make things. Okay, बहुत ध्यान से चीजों को करना पड़ता है। अगर आप पॉलिटिशियन भी बनेंगे आपके पास पावर ज्यादा रहेगी, बट आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो चीजें बना के करनी पड़ेगी आपको, समझ रहे? तो अभी जब अपन शेयर कर रहे हैं ये बात, ये भी वही वाली बात है कि वो सेंस ऑफ सर्विस जो है ना, वो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो है, वो आपके दिमाग से कभी जाना नहीं चाहिए। एंड यू कैन क्रिएट अ लार्जर डिफरेंस इफ यू विल डू योर ड्यूटी विथ ऑनेस्टी। इफ यू विल पॉल्यूट योर ड्यूटी, आई एम टेलिंग यू, nobody will salute you. If you will pollute your duty, one will salute you only because of constraints, but nobody will salute you with pure heart. Okay, if you will not pollute your duty, everybody will salute you with their heart. Okay, never pollute your duty. You go, make change. Okay, struggle. Okay, you will have power, you will make changes. पावर का सही इस्तेमाल करना, और आप करोगे, मुझे पता है, इतना मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, बट क्योंकि प्रेशर रहता है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत प्रेशर रहता है, बट आपका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कभी खत्म नहीं होना चाहिए। गलत चीज को कभी सपोर्ट मत करना, एक बार सपोर्ट करोगे तो फिर बहते ही जाओगे, है ना? इट्स इंपॉर्टेंट। कंफर्ट के लिए मत करना, खासतौर पे कंफर्ट बहुत होता है ना, कि यार नेताजी साइन कर देंगे तो 5 करोड़ मिल जाएगा, साइन कर लो, 5 करोड़ लेके एसेट बना रहे हो, 10 पीढ़ियों का एसेट बना के चले जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। आप 10 पीढ़ी का एसेट बना लोगे ना, 50 करोड़ 100 करोड़, है ना, कहीं छुपा के रखा है, क्या हो जाएगा? दादाजी इतना छोड़ के गए, दादाजी ज्यादा छोड़ के जाएंगे तो पोता बर्बाद ही होगा। ये लिख के ले लेना, एक थ्योरी है साइकोलॉजी में ये वाली, ठीक है? स्कैरसिटी जो होती है ना, scarcity makes you strong. Okay, scarcity makes you strong. When you become strong, you will be able to buy anything for your upcoming generation. So your upcoming generation is again living in surplus. Okay, and if you will not inculcate right values, it's hard to inculcate right values when people have surplus. Okay, because you have seen scarcity, so you make sure that your upcoming generation will see everything in abundance. Okay, you have seen scarcity, that's why you have the strength. Okay, but when your upcoming generation, when you will provide everything to them, again you will ruin them, because they will not see scarcity. In that case they will ruin their attitude, wrong things,
Okay, and they will become weaker, not strong. Okay, and again they will waste all your resources, and either they or their upcoming generation will again face the scarcity, and that scarcity will give them sense of strength. It works like this. Okay, so this is very important, right value inculcation. So that's it. There are some issues in India. I expect you people will go and try to change within your jurisdiction at least. Okay. Recently, have you seen a video of the SDM office of Indore? I think few days back, there was a lady who was asked, there was almost 70-75-year-old lady. Her name has been deleted from electoral list. And because of that, she was facing some of the benefit issue or something like that. So she was continuously visiting the SDM office. That yes, this is the reason my name is deleted. Please enroll my name. Please enroll my name. Nobody was listening to her. Okay. Her son was a daily laborer. Okay, Dihadi Mazdoor. So he cannot miss his job. What they will eat. So what he did, that person, as per my knowledge, that person went to SDM office and he started shouting on people. That shout was not he was not showing authority. He was showing that we are the poor people. Why collector is not willing to meet poor people? This is aristocracy in the bureaucracy. Aristocracy. Okay, once you are becoming collector, you are thinking like you are the king of the world. You are not king of the world. You are the servant. Okay. You must have sense of service. I know the job of collector or IS officer is very difficult, but still they should never, they should never behave in such a way, in a apathetical way. They must have empathy. Must have empathy. So somebody who's a downtrodden need to be heard, in the very beginning. Okay. You must have courage that if on one hand, one of the member of parliament is waiting for you, and on the other hand, somebody who came before member of parliament, and you are supposed to serve them, you must meet that person first. Now, this kind of values are there. In the Western countries, you will go, there are some countries. Okay. If member of parliament is waiting outside, and there is somebody who came before member of parliament in order to meet you, you will meet that person. This is how things work. This is the kind of integrity which is required in this system. And this culture will take time. It will take time. But you should not be hopeless. Pessimistic attitude लेके सिविल्स में जाना मत. अपने एटीट्यूड को अभी से ऑप्टिमिस्टिक रखो. ठीक है. पेसिमिस्टिक लेकर जाओगे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता ना, तो तुम डेफिनेटली करप्ट हो जाओगे. क्योंकि वो एटीट्यूड तुरंत करप्ट करेगा आपको, क्योंकि तुमको पता है कुछ नहीं होने वाला. तुम्हारा माइंड वैसा काम कर रहा है ना, कुछ नहीं होने वाला तो अपना तो हो, मेरे परिवार का हो, पैसा हो, पावर हो, है ना. चलिए देखिए, गांधी जी जो थे, गांधी जी ने क्यों कपड़े अपने सारे उतार दिए? चंपारण में पहली बार उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए सारे. ही विजिटेड चंपारण. चंपारण के किसानों की कहानी सुनी उन्होंने. ही क्राइड along with her wife. कस्तूरबा also cried. क्या इतनी पुअर और इतनी जटिल स्थिति है देश की कि देश का किसान जो है खुद अपनी जमीन पे नहीं उगा सकता जो वो चाहता है, और कुछ उसको 3 खतिया सिस्टम के अंदर उसको उगाना ही है सर, कि इतने पार्ट पे इंडिगो उगाना कंपलसरी है. इंडिगो से जमीन बंजर हो रही है अलग, है ना, और किसान पे लगान लग रहा है अलग. बहुत जटिल स्थिति में थे, बहुत दुखद स्थिति में. उस स्थिति के बाद वो बंदे को जब जेल ले गए चंपारण की जेल में उसने अपने कपड़े उतार दिए सारे. बस मैं इतना ही पहनूंगा, है ना. पूछा भैया ये क्यों उतार दी? उसने बोला मैं एवरेज उतने ही कपड़े पहनूंगा जितने मेरे देश का नागरिक पहन सकता है. गांधी जी बहुत एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से थे, समझ रहे हो. इंग्लैंड में पढ़ाई करके बंदा साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने गया तो कोई छोटा मोटा तो नहीं था. उनके फादर उस समय पोरबंदर वाले रीजन के दीवान थे, काफी अच्छी पोजीशन में थे वो तो, है ना. वो बाद में भी चाहते तो थ्रू आउट लाइफ वैसे ही रहे, बाद में अंत तक वैसे ही रहे सर. गांधी को गाली देना आसान है. इट्स नॉट इजी टू बिकम गांधी. कोई जरूरत नहीं थी उनको, शर्ट पैंट में घूम सकते थे, है ना. आए ना वो भारतीयता में अपनी, तो लोग उनसे जुड़े, इसीलिए ये देश गांधी का है ना. अब मैं कुछ सुन रहा था उसमें भी कह रहे ना, आप गांधी को गाली दे सकते हो इस देश में क्योंकि ये देश गांधी का है. वो गांधीवादी है जो आपको ये गाली देने की क्या दे रहा है, इजाजत दे रहा है.
है ना? पाकिस्तान में खड़े रह के जिन्ना को गाली नहीं दे पाओगे है ना? भारत में खड़े रह के आप गाली दे सकते हो गांधी को। वो गांधीवाद जो है, वो पॉलिटिकल कल्चर जो है, वो व्यक्ति बना के गया देश में, जो कि बाकी लोग नहीं बना सकते, है ना? और आज जो स्थिति है ना कि आप किसी पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करो और आपको जेल हो जाएगी, वो गांधीवाद नहीं है। वो गांधीवाद से हटता जा रहा है देश अपना। उस पर रहना चाहिए आपको, है ना? आलोचना से क्यों डरते हैं? नहीं डरना चाहिए ना, किसी को नहीं डरना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को नहीं डरना चाहिए, है ना? आप संसद में रहिए सर। अभी रिसेंटली एक आपने इंसिडेंट सुना होगा, ओम बिरला साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के सांसद अप्रत्याशित घटना कर सकते थे, है ना? इसीलिए प्रधानमंत्री को मैंने जाने के लिए कहा। ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड सी बात थी, ठीक है? पहली बात तो कांग्रेस इतनी सीनियर पार्टी है और कांग्रेस के महिला सांसदों से ये कहा जा रहा है कि महिला सांसद जो थी वो प्रधानमंत्री पे अटैक कर सकती थी। काइंड ऑफ अप्रत्याशित घटना क्या होती है? यही होता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक आप कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा मतलब बात समझ नहीं आई कि, और ये कौन कह रहा है? अगर प्रधानमंत्री स्वयं खुद से चले जाते कि भैया मेरे को जाना है कहीं, या मुझे थोड़ा सहज महसूस नहीं हो रहा, है ना? स्पीकर कह रहा है प्रधानमंत्री को कि आप चले जाइए, इस तरीके का। स्पीकर के विरुद्ध अब ऑपोजिशन कह रहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो देश के अंदर जब इतनी बड़ी समस्याएं चल रही है, ऑलरेडी हम समस्याओं से गुजर रहे हैं ना, और देश की संसद इस तरीके की चीजों में बिजी है ना, कि प्रधानमंत्री चले जा रहे हैं, कांग्रेस के सांसद उन पर अटैक कर सकते हैं, ऐसा स्पीकर कह रहे हैं। अब स्पीकर के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, जबकि संसद तो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लोगों के समस्याओं पे बात होनी चाहिए ना, लोगों के इश्यूज पे बात होनी चाहिए, वहां वो सब नहीं हो रहा है ना? तो ये जो सारी चीजें चल रही है, ये सब ठीक नहीं चल रहा है अभी, है ना? ये संसदीय जो लोकतंत्र है उसमें थोड़ा सा डिग्रेडेशन है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी पे हम लोग बात करेंगे। टॉपिक पे आते हैं अपने, फोन टैपिंग एंड द टेलीफोन इंटरसेप्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली दोनों ने किसी अलग अलग संदर्भ में फोन टैपिंग के ऊपर अपना अपना प्रोनाउंसिएशन दिया है सर, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है एक्चुअली, बट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी है दोनों ने, है ना? इन्होंने अलग दिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने अलग दिया है, और इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने अलग दिया है। फोन टैपिंग में क्या होता है कि आपका फोन जो है नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए टैप किया जा सकता है, पर इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी इन्वॉल्व है सर। तो केस पुट्टास्वामी केस के अकॉर्डिंग तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो आपके फोन को अगर टैप किया जा रहा है तो ये तो आपकी प्राइवेसी का वायलेशन है, पहली चीज। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे अगर फोन टैप किया जा रहा है तो ये भी जरूरी है सर, है ना? पर ये जो दोनों है, नेशनल सिक्योरिटी और राइट टू प्राइवेसी, दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए? एक बैलेंस बनना चाहिए। अब जो मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उन्होंने स्टेट की तरफ लीनिंग वाला दिया है, नहीं सॉरी, प्राइवेसी की तरफ लीनिंग वाला दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन, कि प्राइवेसी को ज्यादा मिलना चाहिए और ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है वो थोड़ा सा लीन टूवर्ड्स स्टेट है, कि भाई स्टेट के पास है पावर, स्टेट कर सकता है, पॉलिसी मैटर है, सिक्योरिटी भी तो देखनी है उनको, तो प्राइवेसी को थोड़ा सा रिलेटिवली लेस वेटेज दिया है। तो दोनों अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अब दोनों के अलग इंटरप्रिटेशन है और दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, तो हम कहाँ जाएं सर? मतलब किसकी बात को वेटेज दें? तो कहीं ना कहीं जब ऐसा होता है कि दो हाई कोर्ट्स जो हैं या दो से ज्यादा हाई कोर्ट अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं किसी एक इशू पे, तो पिक्चर में फिर किसको आना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है, बट आने वाले टाइम में देगा। हमको ये समझना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, क्या लीगल पोजीशन है, किस तरीके से फोन टैपिंग होती है, अभी कौन से कानून के अंडर स्टेट को राइट मिल रहा है, और क्या इसका प्रोसीजर है सर, और क्या सेफ गार्ड उस पर्सन को प्रोवाइड होंगे जिसका फोन टैप हो रहा है। ठीक है सर, ये आर्टिकल्स हमको डिस्कस करने हैं सर। शुड वी स्टार्ट? ओके, द फर्स्ट आर्टिकल इज द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 के अंदर मेंशन है सर, आर्टिकल 324, और 324 के अंदर ये लिखा गया है कि भारत के अंदर जो चुनाव है उसका पूरा का पूरा सुपरिटेंडेंस जो है किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। अब इसके लिए इस आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि सारे के सारे जो इलेक्टोरल रोल है
मतलब जो लिस्ट है इलेक्टोरल, उसको रिवाइज करना पीरियडिकली, ये भी किसके पास है सर? इलेक्शन कमीशन के पास है। मतलब 324 ने कहीं ना कहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो पावर है वो दे रखा है सर, किसको? इलेक्शन कमीशन को। अब एसआईआर होता क्या है एग्जैक्टली, ध्यान से सुनो। देखो, एक तो क्या होता है कि हर समय जो होता है आपका इलेक्शन विंडो ओपन, इलेक्शन विंडो नहीं, आपका अगर देखिए, आप जिस एरिया में रहते हैं ना, उस एरिया का एक बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर उसको कहते हैं। यूजुअली एक गवर्नमेंट टीचर होता है सर वो, ठीक है। उस बीएलओ जो होता है उसके अंडर जो एक पर्टिकुलर रीजन आता है या वार्ड आ रहा है या गांव के अंदर कोई एक वार्ड आ रहा है, तो वो बीएलओ जो होता है, वो बीएलओ सारी के सारी हाउस लिस्टिंग उसके पास होती है, और किस हाउस में कितने लोग हैं वो भी उसके पास डिटेल रहता है, और किसके पास जो आपके जो इलेक्टोरल रोल है वो उसके पास रहता है, इस घर से कितने लोग हैं सब उसके पास। नए किसी पर्सन को अगर ऐड होना है तो बीएलओ से कांटेक्ट करके एक फॉर्म भरना होता है, उस फॉर्म भर के वो सारी फॉर्मेलिटी कर देता है, और आप कभी भी अपना इलेक्शन कार्ड के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एपिक कार्ड जो होता है वो आप कभी भी बनवा सकते हो सर, ठीक है सर। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आप कभी भी बनवा सकते हो। देन मतलब ये प्रोसेस तो इन जनरल चलती है हमेशा, बीएलओ के पास जाके आप कभी भी करवा सकते हो। जब चुनाव का समय आता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो लोकसभा चुनाव है, चाहे वो पंचायत चुनाव है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव है, उस समय थोड़ा सा एक्टिवली 2-3 महीने 4 महीने पहले ये क्रिया चलती है एक्टिवली, पर ये चलती रहती है। इसका मतलब इन जनरल तो आप कभी भी अपना इलेक्शन कार्ड बना सकते हो इन जनरल, पर इलेक्शन का जब टाइम होता है उस समय ज्यादा इजीली बन जाता है क्योंकि इंटेंसिवली चल रहा होता है काम। देन ये होता है इन जनरल में, जनरल तो चलता रहता है। अब आता है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर एक अलग प्रक्रिया है। एसआईआर के अंदर क्या होता है कि काम वही बीएलओ लोग ही कर रहे हैं अभी भी, पर एसआईआर ऑल टुगेदर एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्रक्रिया है। प्रोजेक्ट बेस्ड का मतलब है कि इसके अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर पूरे के पूरे जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उनको पूरा ही रिवाइज किया जाता है। पूरा मतलब इवन जो लोगों का पहले से नाम है, जैसे बीएलओ जो आपका अगर पहले से नाम है तो आपको किसी तरीके का वापस टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपका नाम तो है। किसी को अगर नया जुड़वाना है कि भाई पहले मैं 16 साल का था, अभी मैं 18 का हो गया हूँ, मेरा नाम जोड़ेंगे, है ना। आपके किसी के जो परदादा जी हैं उनकी डेथ हो गई सर, उनका नाम काट दो। तो जो डिजीज्ड हैं या जो डिस्प्लेस हो गए हैं, है ना, उन लोगों के नाम हटवा सकते हो आप। और जो क्या है सर, नए ऐड हो रहे हैं उनका नाम ऐड हो जाता है। तो ये प्रक्रिया तो हमेशा चलती रहती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर 2 महीना 3 महीना के अंदर सारे के सारे लोग जिनका पहले से नाम है उनको भी और जिनका नाम नहीं है वो भी, मतलब जो डिजीज हो गए हैं उनका नाम हटेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनका नाम भी फिर से रीवेरीफाई होगा, उनकी डिटेल के अंदर एडिटिंग भी होगी अगर जरूरत है तो, उनका फोटो भी रिवाइज होगा। फोटो 2002 वाला फोटो लगा हुआ है, अभी 2022-23 चल रहा है, 20 साल में फोटो बदल गया सर आपका, तो फोटो भी रिवाइज होगा। एड्रेस अगर आपका चेंज हुआ है वो भी चेंज होगा। मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है एसआईआर ना, इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग है पहले से उनको भी क्या करना पड़ता है, रीवेरीफाई करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। और उनकी जो डेमोग्राफिक डिटेल्स होती है वो भी क्या होती है, बदलती है सर। फोटो भी चेंज होता है, सारी चीजें बदलती है सर। और जो नए लोग हैं वो क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं सर, जो कि प्रीवियस वाले में नहीं थे, 18 से बड़े हो गए सर, वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और जो डिजीज वगैरह है उनको हटा देंगे। तो एसआईआर की प्रक्रिया जो होती है वो स्पेशल रिवीजन है, एक पर्टिकुलर विंडो में होता है सर, वो समझ में आ रहा है। और एसआईआर के अंदर जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग है उनको भी क्या करना पड़ता है, अपना रीवेरिफिकेशन कराना पड़ता है, डेमोग्राफिक डिटेल चेंज भी कर सकते हो, समझ गए। तो एसआईआर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में होता है, जबकि इन जनरल तो आपका जो काम है वो हमेशा चलता ही रहता है, समझ गए। इन जनरल वाले में हर बार आपको वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं होती, बट एसआईआर अगर हो रहा है इसका मतलब इसमें आप एग्जिस्टिंग हो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, रीवेरीफाई करवाना पड़ेगा, समझ में आए। दिस इज एसआईआर। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जरूरी है सर, क्योंकि डेमोग्राफिक डिटेल्स बदलती है ना। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 50,000 लोगों का नाम लिखा हुआ है मान लो, है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 15,000 लोग जो हैं उसमें से मान लो 2,500-3,000 की डेथ हो गई है सर, है ना। 12-13 हजार लोग जो हैं वो कहीं और किसी और जगह जाके रहने लग गए सर, डिस्प्लेस हो गए, है ना। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और थी जिसमें भी 50 थे, इसके 12-15 हजार लोग वहां जाके रहने लग गए, और कहीं से लोग उधर आके रहने लग गए। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 80,000 लोग हो गए, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 40 ही हैं सर,
तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके वाला 40 को कर रहा है। गड़बड़ हो रही ना, रिप्रेजेंटेशन भी तो गड़बड़ होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो है आपके जो लोग डिस्प्लेस होते हैं या डिजीज हो जाते हैं तो नंबर ऑफ वोटर्स तो चेंज होंगे ना सर। ये डेमोग्राफिक डेटा अपडेट करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है सर। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत क्या है, जरूरी है। तो एसआईआर का जो डेटा है वो डेटा कहीं ना कहीं आगे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में भी क्या होता है, काम आएगा सर। ये प्रॉपर और अपडेट होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है सर। डिस्प्लेस भी हो जाते हैं ना लोग। चले, तो ये एसआईआर, और एसआईआर की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और पावर कहां से निकल रही, 324। इसके अलावा एक और आर्टिकल होता है 326। 326 कहता है कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है सर। इसका मतलब हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट डालने का क्या है, अधिकार है। इसका मतलब उस पर्सन को उस राइट को एक्सरसाइज करवाना है अगर, तो उस पर्सन को ऐड करना पड़ेगा ना इलेक्टोरल रोल में, समझे। तो 326 के अनुसार भी 324 की पावर निकल के आ रही है कि उसको ऐड करने के लिए भी तो रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। तो पूरा का पूरा इलेक्टोरल रोल जो है उसका सुपरविजन, उसका एडिटिंग, उसमें इनरोलमेंट, उसमें से एग्जिट, सारा पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दो जो आर्टिकल आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, 326 और 324, याद रखेंगे सर, ठीक है। अभी रिसेंटली बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया हुई सर। बिहार में आई थिंक अक्टूबर में चुनाव हुए थे, है ना। तो बिहार में उसके पहले एसआईआर की प्रक्रिया हुई और उस ये जुलाई का है अपने पास। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि 74% जो इलेक्टर्स हैं हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर एन्यूमरेटेड फॉर्म्स, ठीक है। तो खुद से करीब 74% लोग जो हैं इन्होंने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट किया। इसका मतलब डेमोक्रेटिक अवेयरनेस भी थी कि लोगों ने खुद आके क्या किया, सबमिट किया। नो डाउट बीएलओस के थ्रू किया है बट कहीं ना कहीं सारे के सारे स्टाफ से लेके सब लोगों का इंडल्जमेंट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक क्या दिखा रहा है सर, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन दिखा रहा है, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं फंडामेंटल रीसेट ऑफ बिहार इलेक्टोरल डेटाबेस। एसआईआर क्या होता है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्रेहेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है सर। व्हेन रूटीन अपडेट्स प्रूव इनसफिशिएंट, रूटीन अपडेट्स तो होते ही, पता है ना, रूटीन तो कंटिन्यू हो रहा है, बट वो अगर इनसफिशिएंट है तो आप एसआईआर करते हो फिर। एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ वोटर लिस्ट। एसआईआर इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट ग्राउंड जीरो रीसेट, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाके डेटा कलेक्ट होता है। फ्रेश एन्यूमरेशन, कंप्लीट री रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल इलेक्टर्स, है ना, जो प्रीवियस थे उनको भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ट्रीटिंग द प्रोसेस एज इफ क्रिएटिंग वोटर लिस्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से वोटर लिस्ट फिर से क्रिएट हो रही है। ऑल्दो जो पुरानी लिस्ट है उसके आधार लिया जाता है, वो आधार मतलब उसका बेस लिया जाता है, आधार कार्ड नहीं, बेस उसका। हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होता है, बीएलओस करते हैं सर। मैंडेटरी फॉर्म सबमिशन है सर। इवन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड वोटर मस्ट सबमिट इन्यूमरेशन फॉर्म्स विद अपडेटेड डिटेल्स, अपना फोटो, ठीक है, अपना एड्रेस, अपना और भी कोई डिटेल उसके अंदर डालना है। कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस क्लीनिंग, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाया जाता है सर। डिजीज्ड पर्सन को हटाया जाएगा सर। इनएलिजिबल वोटर्स वाइल एडिंग मिसिंग एलिजिबल सिटीजन्स, ठीक है, जो एलिजिबल होंगे उनको ऐड किया जाएगा, इनएलिजिबल को क्या किया जाएगा सर, बाहर निकाला जाएगा सर। इनएलिजिबल कौन होगा, हो सकता है जो मल्टीपल जगह रजिस्टर्ड है सर, यहाँ भी है वहां भी है, तो इनएलिजिबल होगा तो हटाएंगे एक जगह से उसको, ठीक है। वैसे तो दो जगह रजिस्टर्ड होना ही एक तरीके से क्या होता है, इलीगल है, क्राइम है वो, पर उसके अंदर ओनस उस पर भी आएगा सर, है ना, क्योंकि अब तो थोड़ी सेंट्रलाइज हो रही है चीजें, तो अब दो जगह रजिस्टर आप कर नहीं सकते, पर पहले कई जगह आपको देखने को मिला है सर, ठीक है। अभी रिसेंटली ये कंट्रोवर्सी में आया क्यों एसआईआर, देखिए हुआ क्या, बिहार का जो डेटाबेस रिफॉर्म किया और एसआईआर का डेटा रिवील हुआ, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जो डेटा है एसआईआर का न्यू डेटा, इस डेटा में बहुत सारे फ्लॉज हैं सर, ठीक है, और फ्लॉज को उन्होंने प्रूफ सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करी उन्होंने, जो और फिर एसआईआर का जो डेटा है नया वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही था,
वेबसाइट से ही निकाला। तो उन्होंने कई सारे प्रोजेक्टर पे दिखाया कि कई सारे लोगों के नाम जो है वो क्या है सर, गलत लिखे हुए हैं, हाउस का एड्रेस 0 है ना, कई सारे लोगों के नाम रिपीट आ रहे हैं, फोटोज कम से कम 40-45 बार सेम वुमेन का बार बार आ गया है सर, है ना। तो ये इस तरीके की चीजें सामने दिखी, और वो डेटा और कहीं से नहीं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही निकाला, उन्होंने ही डाला था सर, है ना। किसी के फादर का नाम ABCDEFGHYJKLM है ना, किसी के थानोस का उसके अंदर बना हुआ था, है ना, एक मार्वल का कैरेक्टर है थानोस, उसका भी बना हुआ था, है ना। तो ऐसे इस तरीके की जो चीज उसके अंदर ग्लिचेस थे, उस ग्लिचेस को उसके अंदर पॉइंट आउट किया गया कि इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीजें सामने आई थी कि एक जो पर्सन, बड़े बड़े आई थिंक कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, जिन्होंने दिल्ली इलेक्शन जो अभी रिसेंटली हुआ था, है ना, उसमें उन्होंने वोट किया था लास्ट ईयर, और उनका फोटो फेसबुक वगैरह पे था कि इन्होंने यहाँ वोट डाला है। वही सेम पर्सन जो है वो बिहार में भी क्या किए सर, वोट डाले। तो जब वो वहां विधानसभा में रजिस्टर्ड है तो बिहार में विधानसभा में कैसे रजिस्टर्ड हो गए, समझे। इस तरीके की कुछ कुछ जो है ऑपोजिशन ने इस SIR की एक्सरसाइज की इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए कि सर इसमें तो सबका हो रहा है, जुगाड़ हो रहा है सर, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, और वोट काफी लोगों के क्या किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो ये तो इंटीग्रिटी पे सवाल आया सर, बट कहीं ना कहीं जो एन्यूमरेशन और लिस्ट जो होता है वो सारा सुपरविजन या सुपरिटेंडेंस इलेक्शन कमीशन का ही होता है ना। हाँ, केस फाइल हो सकता है अबाउट द एक्सरसाइज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क क्या है सर, आर्टिकल 324, रिवीजन एंड प्रिपरेशन, सुप्रीम अथॉरिटी इन इलेक्टोरल मैटर्स लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, नाउ दिस इज द सेकंड लीगल sanctity, section 21, ठीक है, specifically authorize the revision of electoral roll in such manner prescribed by election commission। कैसे करना है इसका भी पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन पे। वैसे अगर सुप्रीम अथॉरिटी उसको दे दी तो कैसे करना है उसी के पास, बट उसकी एक लीगल पावर जो है स्टैट्यूटरी वो भी है सर RP एक्ट के अंदर। Statutory provision operationalize the constitutional power and provides the legal mechanism for different type of revision। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो वेगनेस में पावर दे दी सर, बट उसको जो ऑपरेशनलाइज करने की पावर है वो RP एक्ट के अंदर है। फिर आता है 326, वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो अभी बताया, तो 26 और 24 दोनों जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। वाई SIR इन बिहार में क्यों हो रहा है सर, ठीक है। रूटीन इलेक्टोरल रोल मेंटेनेंस इनसफिशिएंट, जो रूटीन वाला है वो इनसफिशिएंट है सर। तो रूटीन वाला तो रोज चलता है, SIR करके आप एक बार में सारा ओवरहॉलिंग कर लो। एक्सटेंडेड गैप सिंस द लास्ट इंटेंसिव एक्सरसाइज, बहुत साल पहले 20 साल हो गए सर रिवाइज किए, है ना, तो अब आप क्या कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। हाई माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक फ्लूइडिटी, बिहार से काफी जो है वो आउट माइग्रेशन होता है सर, है ना, लेबर्स जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में चले जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा है बिहार से। एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर चले जाते हैं। अर्बनाइजेशन एंड सेटलमेंट पैटर्न चेंज, है ना, अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, तो आपको ये भी डेमोग्राफिकली आप क्या करते हैं, कंपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बदलता है, अभी बताया ना, इधर से उधर चले जा रहे हैं, उधर से उधर, तो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी तो कंपोनेंट जो है पूरा का पूरा जो वहाँ के लोग हैं बदल रहे हैं ना सर, नंबर ऑफ पीपल हु आर वोटर्स। लेगेसी एरर करेक्शन बिफोर मेजर इलेक्शन, लेगेसी एरर का मतलब है कि पुरानी जो आपने इन किसी का फोटो गलत लगा दिया, किसी के पापा का नाम गलत है, किसी का एज गलत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो ये सारी जो लेगेसी एरर्स जो चल रही लंबे समय से उनको भी क्या कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो। पब्लिक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है सर, जनता भी कहती है कि हाँ सही जानकारी, हमारा एपिक कार्ड जो है वो प्रॉपरली पूरी सही जानकारी के साथ आ रहा है ना। आप सोच के देखो कि आपका आधार कार्ड है, मान लो आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत डाल रखी है, लंबे समय से आप बदलवाए नहीं हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख रहे हो गलत डाल रखी तो आपको लगता है गलत ही है, तो आप इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ के लिए आपका फेथ कम हो जाता है कि गलत। खासतौर पे जो एपिक कार्ड होते हैं उन पे फोटोज और नाम एड्रेस इन सब को लेकर बहुत पहले इशू रहता था, है ना, कि भैया नाम गलत आ रहा है, फोटो गलत आ रहा है, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है, एड्रेस गलत आ रहा है, फोन नंबर गलत आ रहा है, ये सब चीजें इशू रहता था। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस कम रहता था कि अरे क्या इसके अंदर आएगा।
बट अब रिवीजन होने से ये होता है कि लोगों का फेथ बढ़ता है कि हाँ सही जानकारी मिल रही। सिग्निफिकेंट थ्रू यूपीएससी एनालिटिक लेंस, हाँ यूपीएससी के लिए मेंस में क्या आपको अगर आ जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द इंटरकनेक्टेड डायमेंशन इज क्रूशियल। इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी, एलिमिनेट्स डुप्लीकेट, इंटीग्रिटी को ठीक करेगा, समझ इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी को बढ़ाएगा। 1 पर्सन 1 वोट, मल्टीपल जगह वोटिंग नहीं होगी सर, हटाएंगे उसको। डिजीज पर्सन हटेगा, कई लोग जो परमानेंटली छोड़ के जगह शिफ्ट हो गए वो भी हटेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर, है ना, केशवानंद भारती में। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगा। डेमोक्रेटिक इंक्लूजन है सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है 18+ के उनको वोट डालने का मौका मिलेगा, है ना। एक्सक्लूजन हटेगा सर, पर्टिकुलरली बेनिफिट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, जो एकदम मार्जिनलाइज है मतलब डाउन ट्रोडन है, उनको लिए क्या अच्छा है सर, उनको एक आंदोलन चल रहा है, मतलब एक अभियान चल रहा है तो उसके अंदर ऐड हो जाओ सर। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी बढ़ेगी सर। ग्राउंड लेवल पे उनको ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी बीएलओ की, उनको डिजिटल एज के अंदर उनको अवेयर कराना पड़ेगा, है ना। अपनी पूरी की पूरी मैन पावर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देके उसको स्किल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कंसर्न, चैलेंजेस, एक्यूरेसी, इंक्लूजन, टेंशन, है ना, ये इश्यूज हैं इसके साथ, ये मेंस का टॉपिक है ना। रिस्क ऑफ अनइंटेंडेड एक्सक्लूजन ड्यू टू स्ट्रिंजेंट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, पॉसिबल है कि कई सारे लोग जो है वो इसका पार्ट नहीं बन पाए। हो सकता है जो पहले से एग्जिस्ट करते थे उनको भी आपने, क्योंकि आप तो पूरा का पूरा स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो जो ऑलरेडी पहले से था उसका भी नाम अब तो हट गया ना, उसको खुद को अब इन्यूमरेट करना पड़ेगा अपने आप को, भैया मैं भी हूँ। वल्नरेबल डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए बहुत चैलेंज हो जाता है, कई बार उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो दिहाड़ी पे गए हुए, पीछे एसआईआर वाले आ गए, हो नहीं रहा काम सर, सुबह 7 बजे जा रहे हैं, रात को 8 बजे आ रहे हैं, उसके बीच में एसआईआर वाले घूम के चले गए। रोज एसआईआर वाले आ रहे हैं पर कुछ मिल नहीं रहा है, वो नोटिस चिपका के चले गए कि भैया आप अपना करवाओ, है ना, और उसको उनको तो पढ़ना नहीं आता इसलिए दिहाड़ी मजदूर है, वो उसके ऊपर समोसा रख के खा गए। लैक ऑफ अवेयरनेस है ना। तो जो डाउन ट्रोडन है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कई बार वो भी इस एक्सरसाइज से क्या हो जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। तो पॉसिबल है अनइंटेंडेड एक्सक्लूजन, मतलब इंटेंडेड नहीं है कि जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। वल्नरेबल पॉपुलेशन के साथ ये हो सकता है कि वो मैसिव ऑपरेशनल बर्डन, बहुत काम रहता है सर, बूथ लेवल ऑफिसर से लेके आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में सबको अंदर लेना पड़ता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ वो पैसा खर्च करना पड़ेगा सर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, मतलब ये एक बर्डनसम एक्सरसाइज है, नॉट इजी टू डू। अब बीएलओ सारा काम इधर उधर का करेंगे, स्कूल पीछे क्या हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई चल नहीं रही है ना। तो आप एक एक्सरसाइज करने के लिए दूसरी को क्या कर दे रहे हो, किल, आप तो पूरा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है, इलेक्टोरल ऑफिसेस का जो काम है, उसमें आप स्कूल के टीचर्स को खदेड़ते हो ना, और स्कूल एजुकेशन का बंटा ढार होता है। इससे बेटर है कि ऑल टुगेदर एक अलग पोजीशन ही निकाल दो इलेक्टोरल ऑफिसर्स की, ठीक है। जैसे हर गांव में एक पंचायत ऑफिस होता है ना, उस पंचायत ऑफिस से अटैच एक पर्सन जो है ना, वो इलेक्शंस और एन्यूमरेशन और डेमोग्राफी से जुड़ा ही रखो, जिसका काम गांव या जिस जो भी उसका जुरिसडिक्शन आ रहा है उसके अंदर डेटा एन्यूमरेशन और इन्हीं सब का हो सर, है ना। ये बर्डन जो है उस टीचर पे मत डालो, वो टीचर पढ़ाने के लिए रखो सर, है ना। टीचर पे इलेक्शन ड्यूटी, अब आरटीई जो एक्ट है 2009 का, उसमें भी आपने बोला कि जो नॉन टीचिंग वर्क है वो टीचर से नहीं कराएंगे एक्सेप्ट इलेक्शन। एक्सेप्ट सेंसस इलेक्शन वाला काम जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डेपुटेशन को आपने अपवाद में रखा है। और खास तौर पे जरूरी ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का काम है ना बीएलओ वाला, वो बीएलओ परमानेंट होता है, मतलब एक जो स्कूल टीचर है वो बीएलओ तो है ही, मतलब उसको वो वाला काम तो हर समय करना है, कभी भी करना है। और ये एसआईआर की एक्सरसाइज वगैरह आ जाती है तो फिर 2 महीने का टारगेट मिल गया, 2 महीने तो वो जाए, स्कूल कहाँ से जाएगा, वो यही काम करेगा, पीछे स्कूल कौन चलाएगा, कोई नहीं चला सकता है। तो टीचर्स को ये काम क्यों दे रखा है, टीचर इस काम को करने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग उनको मिल नहीं रही है, छोटा मोटा एक ट्रेनिंग सेशन कराते हैं 2-3 दिन का, फिर उनको काम दे देते हैं ये वाला,
है ना, गलत है ये चीज। आप स्कूल एजुकेशन को पूरा का पूरा प्रोफिशिएंसी में रखो, एक ऑल टुगेदर अलग ही विभाग बना दो। अब आपको पता है कि एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए एक अलग विभाग बना के व्यक्तियों की भर्ती नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते है ना। यहाँ करोड़ों रुपए का राशन चूहे खा जा रहे हैं, उसके अंदर तो काम हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। बेहतर बनाने के लिए व्यवस्था किया जा सकता है ना। ऑल तो रेवेन्यू बर्डन है सरकार के ऊपर, पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे रेवेन्यू सरप्लस भी चल रहा है। आप उस पैसे को चैनलाइज तो कर सकते हैं और उसका बेनिफिट बहुत मिलेगा ना। आप उसके लॉन्गर बेनिफिट को तो देखो कि अगर टीचर जो है वो इस सारी आपदा से दूर रहेगा, इन सारी समस्याओं से, तो शायद वो शिक्षक अपने खुद के काम को पूरा का पूरा महत्व दे पाएगा, पढ़ाएगा बच्चों को। अभी वो पढ़ाने के अलावा सब करता है, मिड डे मील का काम कर रहा है, आपने उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी कि मिड डे मील का सब्जी कैसे आएगा वहां तक, कुछ नहीं पता, आपने उसके अंदर डाल दिया, इंसेंटिव हो जाता है, काम तो वही व्यक्ति कर रहा है ना। सब्जी से लेके हर चीज, दूध आ रहा है, वो आ रहा है, सब कर रहा है, किचन देख रहा है, वो देख रहा है, महिला किचन में काम कर रही है, काम प्रबंधन तो वही कर रहा है सब, है ना। एक व्यक्ति है 5वीं तक के स्कूल के अंदर, बड़ा कष्ट है शिक्षा के अंदर, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा गया मतलब वो भविष्य तबाह है उसका, मतलब एजुकेशन में तो आगे नहीं बढ़ने वाला। अब 5वीं तक गवर्नमेंट में पढ़ गया, है ना। पहले ये होता था कि 5वीं तक की स्कूल अलग होती थी, है ना, फिर अपर प्राइमरी 6th 7th 8th अलग होती थी, 9th 10th 11th अलग होती थी। यूपीएस स्कूल अलग है और प्राइमरी अलग है और सीनियर स्कूल अलग है, पहले ऐसा होता था। अभी तो सीनियर स्कूल से पूछ रहे हैं कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, 10वीं फेल क्यों हो रहे हैं, तो बोलते हैं 8वीं तक कुछ पढ़ाया नहीं, हम क्या करें, है ना। आपने आरटी में बोला फेल नहीं करो, वो फेल नहीं करते, यहाँ आके वोट हो जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं, हम क्या करें। उन्होंने उन पे बोनस डाल दिया ना। अपर प्राइमरी वाले कह रहे हैं प्राइमरी में कुछ सीख के ही नहीं आ रहा है, एबीसीडी तो हम सिखा रहे हैं इसको, उन्होंने बोल दिया प्राइमरी में नहीं हो रहा। प्राइमरी वाले बोलते हैं हाँ हमसे ही करा लो सब, है ना, इलेक्शन का काम भी हम ही करें, नोडल ऑफिसर भी हम, बीएलओ भी हम, है ना, हर जगह तो ये ग्रामीण ओलंपिक भी हम ही कराएं, सब हम ही करा लें, है ना, सुपरमैन। तो फिर आपने समग्र शिक्षा अभियान चलाया और आपने स्कूल को 1 से 12 कर दिया आप, कि अब जब एक ही स्कूल में पढ़ेगा तो देखते हो ऑनर्स किस पे डालते हो, है ना, एक ही स्कूल में पढ़ेगा। तो अभी समग्र शिक्षा अभियान के अंदर हो रहा है ना, 1 से 12वीं तक एक ही स्कूल होती है अब, तो ये प्राइमरी अलग नहीं, बट जहां गाँव में है वहां तो प्राइमरी रहेगी, है ना। आपने जो टाउन्स है वहां पे समग्र शिक्षा में आपने स्कूल बड़ा कर दिया, भैया 1 से 12वीं तक बच्चा वहीं पढ़ेगा। समस्या है सर। तो ये इलेक्शंस ड्यूटी से थोड़ा सा बाहर निकालना चाहिए टीचर्स को, तो ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट नजर आएगी आपको। बर्डन है सर पॉलिटिकली सेंसिटिव एंड एलिगेशन, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सक्लूजन है सर, कि इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग जो है वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर को वोट देते हैं, तो इधर से वोट्स काट दो सर, है ना, उनको दौड़ने दो। दिहाड़ी मजदूर है, नाम कट भी जाएगा, वोट डाल ही नहीं पाएगा, है ना। बहुत ज्यादा सेक्शन 15-20 हजार लोगों का नाम कट गया मान लो, है ना, वो सब लोग इतना समय भी नहीं वो आंदोलन करें, है ना, उनका नेता उनके लिए आंदोलन कर रहा है, उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है ना, क्योंकि ऑपोजिशन में। कर लो थोड़ा मोड़ा आंदोलन कर लोगे, 2-4 दिन नाचोगे गाँव में, खत्म। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सक्लूजन भी देखने को मिल सकता है कि भैया कई लोगों के नाम इसीलिए काट दिए कि वो ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अभी बिहार में ये काफी प्रोमिनेंसी में ऑपोजिशन ने उठाया मुद्दा कि कई सारे वोट्स जो है इसीलिए काटे गए, है ना। लीगल स्क्रूटनी एंड ड्यू प्रोसेस कंसर्न, कोर्ट में एग्जामिन वेदर द प्रोसेस मीट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस एंड नेचुरल जस्टिस। अगर एसआईआर का डेटा जो है उससे अगर तकलीफ होती है तो कोर्ट चेक कर सकता है इस चीज को, ड्यू प्रोसेस को, कि भैया सही तरीके से किया नहीं किया, है ना। बट कोर्ट में जाना चाहिए केस, सो मोटो भी ले सकता है वो, पर लेगा नहीं कोर्ट, सो मोटो तो नहीं लेगा, मतलब खुद से नहीं लेगा वो, अनलेस बहुत बड़ा इशू हो जाए, कोई ना कोई दायर करे याचिका वगैरह, तो फिर चीजें ले सकती है। बैलेंस 2 चीजों का बनाना है सर, आपको इतना इंटेंसिवली नहीं चलना है कि आप जो है बहुत लोगों को एक्सक्लूड कर दो सर, है ना। एक्यूरेसी बढ़िया करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो लोग हैं वो लोग का सारा डेटा सही है, सो एक्यूरेसी 100% है, बट आपने 40% लोगों को एक्सक्लूड कर दिया, बात समझ आ रही है।
एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी मतलब आपके पास जितना है उनका आप एक्यूरेट लेवल चेक कर रहे हो, तो बस जिनका डेटा है बिल्कुल सही डेटा है सर, बिल्कुल गलत ही नहीं उसके अंदर। बट रेस्ट ऑफ लोग जिनको आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो आप तो थोड़ा भी एम्बिग्यूअस दिखेगा उसको एक्सक्लूड कर दोगे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, उस हिसाब से डेमोक्रेटिकली तो नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, एक जनरल बात है ये। तो आपको बैलेंस बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा आसान रखो, है ना, ताकि आप एक्सेप्ट करो, है ना। आप आधार कार्ड को पहले नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, शुरू में नहीं कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर आपने एक्सेप्ट किया, है ना। बीच में एक दो चीज और निकल के आई थी। आधार कार्ड को एसआईआर के अंदर एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना आधार कार्ड के बेस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे था कि आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, एक बिहार सरकार का एक कार्ड निकलता है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कार्ड, आई थिंक वो गृह कार्ड या ऐसा कुछ होता है कार्ड। ठीक है, उस कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे थे एसआईआर के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना है इस चीज को, मजेदार है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, जबकि वो गृह कार्ड करके कुछ था, वो एक्सेप्टेड था सर। ठीक है, तो जो गृह कार्ड जो है जिस पर्सन के पास नहीं है, तो आधार कार्ड लेके गया वो कि मेरा एनरोलमेंट करो, बोला नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा आधार कार्ड नहीं लेंगे, गृह कार्ड लेकर आओ। तो बोलता गृह कार्ड तो नहीं है मेरे पास, तो बनवा के लाओ। ठीक है, वो गृह कार्ड बनवाने के लिए कहाँ गया सर? जैसे कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह होते हैं ना, ई मित्र वगैरह, उनके पास गया कि मेरा गृह कार्ड बना दो सर। तो बोलता लाओ तुम्हारा आधार कार्ड। मतलब आधार कार्ड लेके उस पर्सन का गृह कार्ड बन रहा है, और उस गृह, आई डोंट रिमेम्बर द कार्ड नेम, गृह कार्ड है या कुछ ऐसा कार्ड है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी कार्ड है एक, ठीक है, उस कार्ड को लेकर, मतलब आधार कार्ड लेकर वो वाला कार्ड बनाया, फिर उस कार्ड को लेकर वो वहां गया और उस कार्ड के बेस पे उसका क्या हो गया, इलेक्टोरल रोल में नाम आ गया। ये फालतू की बात नहीं। मतलब उसने आधार कार्ड के बेस पे बनाया, है ना। इस तरीके की चीजें जब होती है ना, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सवाल आता है कि क्या इंस्टीट्यूशन क्रेडिबल है, क्या इंस्टीट्यूशन सही चीज कर रहा है, या फिर पॉलिटिकल वेंडिटा में है, या फिर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज है, क्या है सर, है ना। अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया ना 6 तारीख को आया, देखा किसी ने? 6 को आया ना, 4 को आया, हाँ। 26 तक आई थिंक फॉर्म भरना है ना, 24 तक फॉर्म भरना है, 20 दिन का विंडो मिला है। भर दिया आप में से कौन लोग देने वाले हैं? फिल कर दिया फॉर्म? यूपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ा किसी ने? हाँ, हर बार पढ़ते हैं, इस बार नहीं पढ़ा। यूपीएससी के नोटिफिकेशन में इतनी सारी गलतियां हैं, ठीक है, बहुत। ठीक है, वो टाइपोग्राफिकल एरर है या जो भी है, बट सिंपली क्या होता है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का बनता है जो कि पब्लिक डोमेन में जाने वाला है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से है सर, पब्लिक डोमेन में जा रहा है, तो यूपीएससी निकाल रही है। इतनी बड़ी बॉडी है सर, आईएएस का एग्जाम इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, और यूपीएससी के नोटिफिकेशन में कम से कम ना 30-40 गलतियां हैं, स्पेलिंग एरर है। ठीक है, हाँ, इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, बहुत सारी गलतियां। तो ये टाइपोग्राफिकल एरर भी है, अगर स्टिल कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जाता है पब्लिक डोमेन में, तो उसकी प्रूफ रीडिंग होती है सर, और मल्टी लेवल की प्रूफ रीडिंग होती है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो क्या बिना प्रूफ रीडिंग की मतलब ऐसे फालतू चल रहा है कि डाल दिया आपने? गलत बात है ना ये। अब ये सीधा इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे नहीं जाता कि तुम तो ऐसे ही फट्टे मार रहे हो यार, है ना। यूपीएससी जैसा इंस्टीट्यूट, उसके नोटिफिकेशन में 30-40 स्पेलिंग एरर्स हैं। हाउ कुड यू डू दिस? प्रूफ रीडिंग आपने नहीं करी, आप हंसी का पात्र बन गए सब में, जबकि यूपीएससी अपने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी और अपनी उसकी ट्रांसपेरेंसी तो नहीं कहेंगे, यूपीएससी इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, बट स्टिल अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए तो जाना जाता है कि यार वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है ना। अभी 2-3 साल में एक तो वो जो एक इशू हुआ था, जो गर्ल वाला, है ना, क्या नाम है उसका, पूजा खेड़कर वाला केस, है ना। और उसके बाद से यूपीएससी ने काफी कुछ बदला, लास्ट ईयर पैटर्न फॉर्म भरने का पूरा बदल दिया, बेचारे परेशान हो गए एस्पिरेंट्स, 5-5 दिन लग गए फॉर्म भरने में। इस बार कैसा वैसा ही पैटर्न है, लास्ट ईयर जैसे 4-5 घंटे फॉर्म भरने में लग जा रहे थे। जबकि आई स्टिल रिमेम्बर कि जब हम लोग फॉर्म भरते थे, ठीक है, मतलब हम लोग, मतलब मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, बट स्टिल जब भी अभी 5-6 साल पहले जाओगे फॉर्म भरने में, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता फॉर्म भरने में, 15-20 मिनट 25 मिनट में फॉर्म भर जाता था, ये भी ज्यादा बता रहा हूँ, है ना। बहुत सिंपल इजी फॉर्म था,
माना कि दिक्कतें आई और वो फॉर्म आपने डिफिकल्ट किया, करना चाहिए स्क्रूटनी लेवल पे, अगर शुरू में डिफिकल्ट कर रहे हो अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं कर देना चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया था ना, 5-6 घंटे या 4-5 दिन कोई अलग अलग सेशन में फॉर्म भर रहा है, यहाँ आई सेशन में इतना भर दिया, अगले में आगे बढ़, तो डिफिकल्टी आती है। पर ये नोटिफिकेशन वाला गलती तो फालतू था, मतलब क्यों क्यों आप जबरदस्ती का इंडियन कॉमेडियंस के हाथ में हंसी का पात्र बन रहे हो, है ना, पात्री बन गए आप हंसी के। यूपीएससी पे तो कम से कम उंगली नहीं उठती थी, उस पर भी उठने लगी। बहुत सारी कमियां हैं, यूपीएससी कोई मतलब खुदा नहीं है, ठीक है, खुदा बनाया हुआ है, बाकी कमियां यूपीएससी के अंदर बहुत सारी है, और बेसिक कमियां हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत बेसिक कमियां हैं, उस पर नहीं बात करने वाले, आप लोगों को क्लियर करना है यूपीएससी, ठीक है। तो जैसा भी है वैसा जो भी है करना तो है ही है सर, है ना, तैयारी अच्छे से करो। तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें ताकि लोग इनरोल कर पाए, रोबस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल रखें, अगर किसी का नहीं हुआ है तो उसको प्रॉपर चैनल दें, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें कि वो खुद को एनरोल करवा पाए सर, है ना। रिजेक्शन हो रहा है तो प्रॉपर उसको उसके बात को सुना जाए सर, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्या रीजन है, कंप्रहेंसिव अवेयरनेस फैलाएं सर, लोगों को पता भी लगना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है ना। स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम, अगर कोई डाउन टोडन है, कोई डिफिकल्ट हिली टेरेन में रह रहा है, कोई ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वो ऑफिस तक नहीं आ पा रहा है, तो आप उसको स्पेशल आउटरीच के अंदर उन लोगों तक पहुंचे सर। वो लोग ऑफिस नहीं आ पा रहे तो इलेक्शन कमीशन उनके डोर स्टेप तक जाके इस चीज को इंश्योर करें सर। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, आप जो भी कर रहे हैं उसको पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाएं सर, अपनी गलती है तो मतलब दिखना चाहिए कि हाँ भाई सही चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी है प्रोसेस के अंदर। The need to clean electoral rolls of inaccuracies must not become a tool for exclusion. अगर आप उसको inaccuracies को क्लीन कर रहे हो, वो एक्सक्लूजन का टूल नहीं होना चाहिए, है ना। पता चल रहा है कि किसी पर्सन के साथ कोई इशू है और वो इनएक्यूरेट है सर, डेटा में टकरा रहा है, तो आप उस पूरे पर्सन को ही अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इस इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड मत कर दो, उस वो जो गलती है उसको मेंड करके ठीक करो, समझ में आ रहा है ना, बात वो वाली है ना। While maximizing inclusion of all eligible citizens, मेंस रेडी कंक्लूजन, ये मेंस के लिए आप पढ़ लेंगे, ठीक है। क्रिटिकल बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी एवरी स्टेज, इंक्लूजन, प्रोसीजरल फेयरनेस, यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन करो करो, आंसर तो नहीं देखा। भी नहीं है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ए है सबका तो ए ही होगा फिर, इट्स ए, ओके 1 2 एंड 4। वेट ना, अपने 2 क्वेश्चन नीचे एक्चुअली थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, हाँ इसको करो। हम्म हो गया, क्या है ए,
ए है पक्का? कोई बी? बी वाला नहीं है कोई? ठीक है, समरी रिवीजन वो नहीं होता है ना, कंप्लीट फ्रेश एनिमरेशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, समरी रिवीजन जो है ना, वो पीरियोडिक अपडेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलोस टिपिकली कंडक्टेड एनुअली बिफोर जनवरी 1 ऑफ ईच ईयर, वो समरी रिवीजन होता है ना, साल के शुरू से पहले दिसंबर में किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस अपडेशन तो अपन बात की है कि वो कंटिन्यूस चलता रहता है, ये तो सही है। ऐसा यार अभी समझाइए। हो गया? क्या है? डी चारों है? बी? एक मिनट, ए किसका आंसर है? बी किसका आंसर है? सी किसका आंसर है? डी किसका आंसर है? दो लोगों का आंसर डी भी है। प्रिवेंटिंग डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आंसर नहीं होगा ना इसका। डिलिमिटेशन को प्रिवेंट थोड़ी करेगा, इवन एड करेगा, उसको हेल्प करेगा। ठीक है, इट्स द बी। 3 नहीं होगा आंसर, क्योंकि 3 क्यों? डिलिमिटेशन तो होगा ही ना सर, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज तो डिलिमिटेशन कमीशन करता है। ठीक है, याद आ रहा है? आर्टिकल 82 पढ़ा था डिलिमिटेशन के बारे में, तो ये आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, चलो बाकी अपन ये एनएमसी से कल करेंगे। ठीक है।